स्वागत है दोस्तों आपका पॉलिटिकल टेल्सस में। यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड पार्ट वन। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। इस चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, एक तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ये दो चीज़ें के बारे में चैप्टर के अंदर डीपली बताया गया है। आइए कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। 1920 के नेहरू प्रतिवेदन में जिनमें भारत के लिए स्वराज्यिक विधान बनाया गया था और मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी शामिल था। 1920 में क्या बनाया गया था? तो स्वराज्यिक विधान, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था और प्रारंभिक शिक्षा के अधिकारों को भी स्थान दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार 1937 के आयरिश संविधान से लिया गया है। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरिश संविधान से। आयरिश एक देश है, तो वो उस देश से लिया गया है। हमारे कब लिया गया? तो 1937 में। तो कौन से संविधान थे? तो आयरिश के संविधान से, जिससे पहले स्पेन के संविधान से लिया गया था। और जो हमारा आयरिश संविधान से लिया था हमने नीति निर्देशक तत्व, इससे पहले भी हमने लिया था। तो कौन से देश से लिया था? तो स्पेन से। 1945 के संपूर्ण विवेदन के में मूल अधिकारों को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा गया है। 1935 में कितने भागों में बांटा गया है अधिकारों को? मूल अधिकारों को तो दो भागों में। और कब बांटा गया? तो 1935 में। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय, आपको ये ध्यान में रखना है, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दो भागों में बांटा गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव। संवैधानिक सलाहकार का मतलब जो सलाहें दे कि तुम्हारे संविधान में ये कमियाँ है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें एडवाइस दे एक तरीके से, तो वो होते हैं संवैधानिक सलाहकार। तो कौन थे? हमारे BN राव ने एक सुझाव दिया था कि व्यक्तियों के अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रथम वह जिसे न्यायालय द्वारा प्रवेश कराया जा सके, और द्वितीय वह जो इस प्रकार प्रभावित नहीं कराए जा सके। इनका सुझाव प्रारूप समिति ने भी स्वीकार किया। जो इन्होंने सुझाव दिए थे दो भागों में बांटना चाहिए हमारे अधिकारों को, तो इनका जो सुझाव था वो प्रारूप समिति ने, यानी हमारी जो पांचवी समिति थी, प्रारूप समिति ने स्वीकार कर लिया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। परिणाम के स्वरूप न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मूल अधिकार भाग 3 में है। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो किस में है? भाग 3 में है। और नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है जो भाग 4 में है। इन दोनों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा और कल्याण की प्रति हो सके। मतलब ये दोनों का क्या उद्देश्य है भाग 3 और 4 का? तो ये दोनों का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा देश है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ सके, सभी व्यक्तियों की गरिमा का ख्याल रखा जाए और सभी का कल्याण हो सके। वर्तमान में भारतीय संविधान भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं? तो 36 से 51 तक में वर्णन किया गया है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। भारतीय संविधान के भाग 3 व 4 मिलकर संविधान की आत्मा व चेतना कहलाते हैं। जो हमारा थर्ड भाग है और फोर्थ भाग है वो क्या है? तो आत्मा व चेतना कहलाते हैं दोनों मिलके। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र की रचना करना है तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये मुख्य उद्देश्य है। मौलिक अधिकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यानी मौलिक अधिकार कैसे उत्पन्न हुआ हमारे देश में, इसका इतिहास जानेंगे थोड़ा। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की मांग ब्रिटिश काल से ही शुरू हो गई थी। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं लोगों के पास, उसकी मांग कब से शुरू हो गई? ब्रिटिश काल से, जब अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था तब से ही शुरू हुई थी मांग। ब्रिटिश औपनिवेश के समय शुरू हुए राष्ट्रीय आंदोलन के समय मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने की मांग 3 कारणों से की गई थी। मतलब 3 कारण थे कि मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल करना चाहिए। ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा 12th क्लास में कि कितने सारे आंदोलन हुए थे जो हमारे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता ने करवाए थे। पहला क्या था? कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए। दूसरा, सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तीसरा, विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के लिए। ये 3 मुख्य चीज़ें थीं जिनकी मांग की गई थी कब? राष्ट्रीय आंदोलनों में। भारतीय संविधान जनता को कुछ आधारभूत शक्तियाँ प्रदान करता है। कौन? हमारा संविधान जनता को कुछ छोटे मोटे शक्तियाँ प्रदान करता है, यानी देता है लोगों को।
जिन्हें राज्य भी समाप्त नहीं कर सकता, हमारी स्टेट सरकार भी शक्तियों को समाप्त नहीं कर सकती जो हमें संविधान देता है। मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा रक्षित किया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा कौन करता है? हमारा न्यायालय करता है, हमारा संविधान करता है, क्योंकि हमारे संविधान में ही तो नियमों कानूनों का संकलन है। उसी के आधार पर हमारी सुरक्षा की जाती है और मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं तथा सामान्य अधिकारों को साधारण विधायी प्रक्रियाओं द्वारा बदला जा सकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे विद्यार्थी लिख गया, पर यहाँ पे साधारण तरीके से बदला जा सकता है कानूनों को। लेकिन वहीं मूल अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। हम मूल अधिकार को कब बदल सकते हैं? हम अपने मौलिक अधिकार को जब हमारे संविधान में संशोधन किया जाएगा तभी, वरना संशोधन के बिना नहीं बदला जा सकता। यदि कार्यपालिका का कोई निर्णय या विधायिका का कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है, यदि कार्यपालिका कोई निर्णय लेगी गलत निर्णय या विधायिका कोई कानून बनाएगी गलत कानून, तो हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन तो होगा ही। अगर गलत चीज़ों का प्रयोग होगा तो न्यायालय द्वारा उसका फैसला किया जाएगा। कौन फैसला करेगा उसका? न्यायालय करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के हनन या शोषण करने पर सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान मौजूद है। यदि किसी व्यक्ति के साथ किसी का उसका शोषण होगा तो वो न्यायालय जा सकता है, उसका वो अधिकार है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी बनाया गया है। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण कौन है? हमारा भारतीय संविधान और हमारा सर्वोच्चतम न्यायालय। इन अधिकारों के हनन की दशा में न्यायालय जाने का अधिकार भी लोगों का एक मौलिक अधिकार है। मतलब जो हमारा मौलिक अधिकार का शोषण होगा तो हम अपील करेंगे कहाँ? सर्वोच्चतम न्यायालय में। तो जो अपील हम कर रहे हैं वो भी हमारा एक अधिकार है। मौलिक अधिकार का अर्थ, मतलब मौलिक अधिकार का मतलब क्या है समझते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार मतलब वह मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों को जीवन जीने के लिए दिए गए हैं संविधान द्वारा। मौलिक का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार, जिन्हें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते। ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिन्हें बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मतलब ये ऐसे अधिकार हैं जिसके बिना मनुष्य अपना विकास ही नहीं कर सकता संपूर्ण, और अच्छी तरह से जी नहीं पाएगा। इस वजह से इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया है कि मौलिक अधिकार हर व्यक्तियों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार की वजह से सभी व्यक्ति अपना सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार के तहत वो समानता रहेगी सभी व्यक्तियों में। कहीं आ जा सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। इसलिए मौलिक है ये अधिकार, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स इससे मिले। हम आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। मौलिक अधिकार कई कारणों से मौलिक है, मतलब मौलिक अधिकार ऐसे कई कारण हैं जो इतने इंपॉर्टेंट्स हैं। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जो हमारे मौलिक अधिकार है इनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उन्हें कानूनी दंड दिया जाएगा, कानूनी प्रावधान। मौलिक सेकंड पॉइंट, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। जो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं वो सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से प्राप्त है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा मौलिक अधिकार दे दिए गए, किसी को कम दे दिए गए, या कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ऐसा नहीं है। वो कोई सा भी धर्म का कोई सा भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को, भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं, इसलिए ये मौलिक है। यह अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल्य रूप से आवश्यक है। मतलब ये जो अधिकार है व्यक्तियों के पक्ष में है और विकास हेतु भी महत्व है इसका। अगर मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो व्यक्तियों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे तो व्यक्तियों का शोषण होगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए। फोर्थ पॉइंट, इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। इनको मौलिक क्यों कहा जाता है मौलिक अधिकार को? क्योंकि इन्हें हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें स्थान दिया गया है, जगह दिया गया है, लिखा गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इन्हें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब जो संशोधन करके इसे हटाया जा सकता है और संशोधन नहीं किया जा सकता, ये लाइन कह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता और ऐसा भी नहीं है कि इसमें संशोधन कर सकते हैं, दोनों ही है। जैसे हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां अधिकार हमारा था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको हटा दिया गया है, तो संशोधन करके ही तो हटाया गया है। अब व्यक्तियों के पास कितने अधिकार बचे हैं? तो 6 अधिकार। तो उनमें संशोधन करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि ये जो 6 अधिकार हैं व्यक्तियों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अब जो वर्तमान के समय में देखते हुए मौलिक अधिकारों में संशोधन करना काफ़ी जटिल है, काफ़ी कठिन है। मौलिक अधिकारों का अवलोकन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को। संविधान लागू होते समय भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन समाज में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए 44 संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के अनुच्छेद 300 ए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ गलत हो गया, प्रिंट मिस्टेक, यहाँ पे 30 की जगह 300 ए आएगा, के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिन्हें अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। मतलब भारत में कितने मौलिक अधिकार के? 6। और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखा गया है। मतलब जो अनुच्छेद हमारे 12 है, 12 से 35 तक है, इनके बीच में सिर्फ मौलिक अधिकार का ही वर्णन किया गया है। और संपत्ति के अधिकार को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि समाज में काफ़ी असमानता थी, इसलिए 44वां संशोधन करके इसको हटा दिया गया है और एक सामान्य अधिकार बना दिया गया है। इसमें बस इतना ही है। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये 30 की जगह आपको 300 ए लिखना है। मौलिक अधिकार। हमारा प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त है। 12 से 18 समानता का अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है? तो क्या लिखोगे? 12 से 18 के बीच में क्या है लिखे गए हैं? तो हमारी समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 12 से 18 के अंतर्गत में। तो सेकंड पॉइंट, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विवेक का प्रगतिशील प्रतिशत। सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया है लिखने में, मैं आपको ऐसे और ओरली समझा देता हूँ। जो धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म के स्थान पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये समानता का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को भारत में रहने का अधिकार है समान रूप से, इसलिए किसी से जन्म के स्थान पे भेदभाव नहीं कर सकते कि तू बिहार का है या बंगाल का है तो तेरे को वहीं रहना चाहिए, तू दिल्ली में क्या कर रहा है। तो ऐसा नहीं, सबका समान अधिकार है, वो भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है क्योंकि ये समानता है। थर्ड पॉइंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जो हमारा लोक नियोजन कार्यक्रम है उसमें जो अवसर निकलते हैं वो सभी के लिए समान होते हैं, चाहे वो कोई सा भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे निम्न वर्ग का, चाहे उच्च वर्ग का, चाहे वो कोई सा भी धर्म का। ठीक है दोस्तों, ये समानता के अधिकार है हमारे। अस्पृश्यता का अंत। जो अस्पृश्यता है, जो पहले के समय में छुआछूत किया जाता था, निम्न वर्ग को उच्च वर्ग से दूर रखा जाता था, अलग रखा जाता था, उनको देखना भी पाप समझते थे, मंदिरों में, कुओं में प्रवेश की नहीं दिया जाता था, उन्हें एक तरीके से निम्न कोटि का समझा जाता था, इसलिए उसका अंत कर दिया गया। क्योंकि यदि ये अस्पृश्यता व्यवस्था रहेगी तो ये असमानता फैलेगी, इस वजह से समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा, इस वजह से इसको हटा दिया गया है। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वर्तमान के समय में। यदि कोई भी अस्पृश्यता करेगा तो उसे कानूनी दंड दिया जाएगा। धारा 17 के अनुसार, धारा 17 में अस्पृश्यता को क्या बताया गया है? एक अपराध बताया गया है। उपाधियों का अंत। जो बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी गई थी ब्रिटिश काल के समय में, उनका अंत कर दिया गया क्योंकि वो एक असमानता का प्रतीक था। समानता के अधिकार बस इतना ही है। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा सेकंड अधिकार है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन मिलता है। किसी जगह जमा होने, संघ बनाने या यूनियन बनाने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, विकास करने का अधिकार और कोई भी जीविकार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी व्यक्तियों को एक संघ बनाने का अधिकार है। जैसे 20-25 लोगों को एक संघ बना लिए, किसी जगह जमा हो गए, ऐसा नहीं कि उन्हें मना करेगी पुलिस, नहीं, ये व्यक्तियों के अधिकार हैं। पर कोरोना काल में नहीं कर सकते ऐसा, आपातकालीन स्थिति में नहीं कर सकते ऐसा। हम जब सामान्य जिंदगी के समय चलेंगे तब, अभी के समय में नहीं। एक संघ बनाने का अधिकार होगा और यूनियन बनाने का अधिकार, यानी एक टीम बनाने का अधिकार है। कहीं आने जाने का अधिकार है। हम कहीं, भारत के 29 राज्य हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अपना विकास करने का अधिकार है। हम कहीं पर रह के किसी भी राज्य में, अपने भारत के 29 राज्यों में से कहीं पर भी हम रह सकते हैं, आ जा सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं, और कोई सा भी व्यापार खोल के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये सब की चीज़ों की स्वतंत्रता है, हमें व्यक्तियों को दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। अपराधी के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। जो हमारे अपराधी हैं उनको भी स्वतंत्रता कुछ दी गई है। जैसे जेलों के अंदर उनको भोजन मिलेगा, यदि नहीं मिलेगा तो हंगामा कर देंगे। जेलों के अंदर उन्हें कार्य मिलेगा ताकि वो अपने घर परिवार को पैसे भेज सकें, ये भी उनकी स्वतंत्रता है।
तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित है। मतलब अनुच्छेद 23 और 24 में संशोधन के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन मिलता है। फैक्ट्री या कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। मतलब जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में काम कराना गैर कानूनी है। उन्हें काम नहीं करा सकते क्योंकि उस बच्चे का शोषण होगा। और वो बच्चा भी मना कर सकता है कि मुझे पहले अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करनी है 18 वर्ष तक, तभी मैं कार्य करूँगा, वरना नहीं। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। जो बंधुआ मजदूरी पहले के समय में की जाती थी, जैसे एक माँ है, उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, ऐसे होती थी बंधुआ मजदूरी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था ये। जैसे से ये सिस्टम को हटा दिया गया, प्रतिबंध कर दिया गया इस पर, क्योंकि उन व्यक्तियों का शोषण होते रहता था, वो कर्ज में दबे चले जाते थे। शोषण को रोकने का अधिकार। जैसे कोई किसी व्यक्ति पे, किसी बच्चे का शोषण हो रहा है तो उसे रोकने का भी अधिकार है व्यक्तियों पे। बाल श्रम का प्रतिशत। सर दोस्तों यहाँ पे भी कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। जो बालक हैं उनसे भी कार्य नहीं करा सकते। पहले उनको प्राथमिक शिक्षा 1 से 8वीं तक देना माता पिता का एक फ़र्ज़ है, माता पिता का एक कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि माता पिता अपने बच्चों को शुरू से ही काम पे लगा देंगे, क्योंकि फिर उस बच्चे का शोषण हो रहा है ना। यदि कोई माता पिता भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पे लगाता है तो वो भी एक कानूनन अपराध है, वो बच्चे का शोषण हो रहा है। पहले बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूरी होगी तभी वो कोई कार्य कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा चौथा अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन मिलता है। जो हमारा अनुच्छेद 25 से 28 है, इसके अंदर हमारी धार्मिक स्वतंत्रताएं के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत। सेकंड पॉइंट, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। यानी देश में 130 करोड़ की जनसंख्या है, तो 130 करोड़ जनसंख्या के लोग हैं, तो कोई से भी लोग, हम कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, क्योंकि हमारी एक स्वतंत्रता है। हम चाहे हिंदू के धर्म को अपना ले, चाहे मोमडन हो जाएं, चाहे सिख हो जाएं, चाहे पारसी हो जाए, चाहे जैन हो जाए, चाहे बौद्ध हो जाए, कोई से भी धर्म अपना सकते हैं, क्योंकि एक स्वतंत्रता है। अपने धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता। यानी मैं मान लो मोमडन हूँ तो मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, ये भी एक स्वतंत्रता है कि मुझे अपने धर्म का प्रचार करना है, मुझे अपने धर्म को फैलाना है और राज्यों में, तो एक स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यक्रम, जो कार्य हैं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनकी भी स्वतंत्रता है कि हम पूजा पाठ करवा सकते हैं, अपने धर्म की स्वतंत्रता करवा सकते हैं, धार्मिक कार्य करवा सकते हैं कहीं भी स्थलों पे, जगहों पे, ये भी एक स्वतंत्रता है हमारे पास। कोई शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, यानी जो मोमडन्स है वो मदरसे खुलवा सकते हैं, अपनी धार्मिक चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ की स्वतंत्रता है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, सभी धर्म की स्वतंत्रता है, सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता है कि वो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं। हमारा पांचवा अधिकार, जिसे सांस्कृतिक या शिक्षा संबंधित अधिकार है, इनका वर्णन 30 से 29 के अंतर्गत मिलता है। जो हमारे सांस्कृतिक या शिक्षा का अधिकार है, इनका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत प्राप्त होता है हमें। सेकंड पॉइंट, किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित करने या भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार है। जैसे मैं एक बिहारी हूँ, चाहे बंगाली हूँ, तो जैसे मेरी जो लैंग्वेज है बंगाली है ना, तो मैं अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए प्रयास कर सकता हूँ। अपनी लिपि को बचा सकते हैं हम अपनी जाति को बचा सकते हैं। ये एक स्वतंत्रता है हम पे। कोई भी नागरिक अपनी संस्कृति को बचा सकता है। बंगाली संस्कृति हो गई, हमारी बंगाली भाषा हो गई, तो उसको बचाने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, वो अपने धर्म की शिक्षाएं दे सकते हैं, ये सब उनके अधिकार हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता है हमारी भी। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। जो शिक्षा संस्थाएं अभी आपने पढ़ा होगा पिछले, तो हमारे जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार हमें मिला है, तो हम अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, हम अपनी संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं। इसमें से नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा छठा अधिकार है और ये अंतिम अधिकार है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है छठा, तो इस अधिकार को क्या कहा गया? ये अधिकार हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 को संवैधानिक का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है। जो अनुच्छेद 32 से 35 के बीच हमें किसका वर्णन मिलता है? तो संवैधानिक उपचारों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 32 से 35 के बीच में। और अम्बेडकर जी ने छठा जो अधिकार है हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? तो इस अधिकार को हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है। ये जो हमारा छठवां अधिकार है, ये हमारा एक हृदय है,
यदि एक शरीर के अंदर एक हृदय नहीं होगा तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, वो मतलब एक मृत व्यक्ति है, मरा हुआ इंसान है। वैसे ही यदि ये 5 हमारे जो अधिकार हैं और ये जो छठवां अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये नहीं रहेगा तो वो अधिकार रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अधिकारों का अगर शोषण होगा तो हम जो हमारा छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम उच्च न्यायालय जाके अपील कर सकते हैं, हम अपना न्याय पा सकते हैं। ये छठा अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप वैसे ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। ये यहीं तक है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा।